Hello and welcome to this special program. Well, tomorrow could potentially be a landmark day when it comes to the way the motor industry in this country is governed. And also, if you're driving on the roads, if you're driving around, you're concerned about safety, how you should be getting your driving licenses, all of that potentially starts to change tomorrow, because the Motor Vehicles Act, the new Motor Vehicles Act, and the amendments that have been passed by the Cabinet, that particular bill is going to be presented in Parliament tomorrow. And the government is hoping to push this thing through, get it through the Lok Sabha, maybe even take it to the Rajya Sabha in this session itself. And the person whose brainchild all of this, Nitin Gadkari, the Minister for Surface Transport, Shipping, who's been really pursuing this for a long time. गडकरी जी, आप हमारे साथ हैं, तो एक तो हम आपसे इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, और कई अन्य मुद्दे भी हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, तो आप हमारे साथ हैं तो उन पर भी ज़रूर आपसे बात करेंगे. पहले अगर बात करें मोटर व्हीकल एक्ट की, सो द कैबिनेट हैज़ मेड सम अमेंडमेंट्स टू इट ऑल्सो. स्पेसिफिकली अब ये भी कहा जा रहा है कि आधार होना ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. तो ये भी कुछ विवाद हुआ है कि आधार सब चीज़ के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति 3-3 राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, और ये एक रिपोर्ट में ध्यान में आया कि 30% लाइसेंस बोगस है. और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा सभी ड्राइविंग लाइसेंस का इकट्ठा करें. और एक ड्राइवर ने अगर कोई गलती की, कोई गुनाह किया एक यहाँ दिल्ली में, तो मणिपुर में अगर उसकी जानकारी उसको मिल सकती है. तो मुझे लगता है कि इसके कारण हमको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में फ़ायदा होगा. पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि लोग जाके टेस्ट ही नहीं देते, उनको गाड़ी चलानी आती भी नहीं है, फिर भी उनको लाइसेंस मिल रहा है. ये इसीलिए हमने इस नए हमारे बिल में हम देश में करीब 3000 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं. अभी तक हमने करीब 28 से 30 इंस्टीट्यूट चालू किए हैं. देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में डालेंगे, ताकि वहाँ के लड़कों को ड्राइविंग ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा. और इसमें हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि यहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा और वो डिक्लेयर करेगा पास या फेल. इसमें ह्यूमन, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट जाना ही नहीं चाहे, वो बस ऐसे ही जाके फर्जी जाके किसी को पैसा पकड़ा के लाइसेंस बनवा ले. इसीलिए तो आधार के साथ जोड़ने की बात हो रही है, ताकि इसके बाद कोई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सके. और जो सिस्टम हमने बनाई है इसमें नहीं बन सकेगा, और ड्राइविंग की सिस्टम अच्छी होगी. और इसके बाद नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, उसको जब तक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर वो परीक्षा नहीं देता और पास नहीं होता, तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा. देखिए, आपको रिन्यू कराना है, लर्निंग लाइसेंस तो आपको कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर अप्लाई करके मिल जाएगा. ऑनलाइन कर दिया. पर एक बात आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे आसानी से लाइसेंस अगर कोई देश में मिलता है तो उसका नाम हिंदुस्तान है. ये अच्छी बात नहीं है. हमको लोगों की जान बचानी चाहिए. 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मृत्यु हो जाती है उनकी. क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? क्या हमने इसको सुधारना नहीं चाहिए? क्या सिस्टम को हमने सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहिए? पर उसकी वजह एक है कि लाइसेंस लोग फर्जी तरह से ले लेते हैं. दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आप देखते हैं कि जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, रेड लाइट बस कर रहे हैं, जो भी करना है कर लेते हैं, सोचते नहीं है. अब जो आपका नया बिल जो कल आ रहा है, उसमें पेनल्टीज भी बढ़ाई गई हैं. पेनल्टी बढ़ाई गई है. हर बड़े बड़े शहरों में हम लोग वीडियो कैमरे लगाएंगे. अब पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने वायलेशन किया तो आपका फोटोग्राफ आ जाएगा, और आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको टिकट घर पे मिलेगा, आपको फाइन होगा. देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं. ये स्थिति अच्छी नहीं है, और इसलिए हमने फाइन में भी थोड़ा बढ़ोतरी की है. अब पार्लियामेंट क्या उसको सुझाव देती बात अलग है, और हम ये चाहते हैं कि लोग इसको सीरियसली लें और लोगों की जान बचे. और रोड सेफ्टी के हिसाब से आपका जो ट्रांसपोर्ट है, हमारा जो आप जो रोड पर जाते हो, आपके जीवन की हम रक्षा करना चाहते हैं. इस इंटेंशन से ये सब सुधार कर रहे हैं. पर इसी को लेकर तो एक तो ये है जो आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट कल आ रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले सुनाए हैं. जैसे उन्होंने कहा है कि 500 मीटर्स तक कहीं शराब नहीं बेची जा सकती है. उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ है. टूरिज्म इंडस्ट्री कह रही है कि भाई 10 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है. इस पर भी काफ़ी चर्चा. अभी तो ये कोर्ट का निर्णय है, उसका तो हम लोग सम्मान करते हैं. एक निर्णय आया कि समुद्र के तीर पर 500 मीटर है, वहाँ कुछ मत करो. फिर आया कि रोड पर 500 मीटर कुछ मत करो. फिर आया लेक के बाजू में कुछ मत करो. फिर आया फॉरेस्ट के बाजू में कुछ मत करो. तो आखिर
ये इससे सब अनेक प्रश्न समस्याएं खड़ी हुई है और मुझे लगता है कि इन सब बातों को गंभीरता से सोचना होगा। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, पर उसके साथ साथ इससे कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई, उसके साथ भी सोचना होगा और मार्ग निकालना होगा। कुछ राज्य तो मार्ग निकाल रहे हैं, जैसे राजस्थान ने कहा है कि अच्छा ये सड़कें, ये हाईवे ही नहीं है, ये लोकल सड़कें हैं। वो आपके लिए भी फिर सरदर्द बन जाएगा कि क्या हाईवे है क्या नहीं है। नहीं, हमारा जो NH नोटिफाई हुआ है उसको अगर बदलना है तो हमारे परमिशन के बिना वो नहीं बदल सकता और अभी तक हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। पर अभी बात चल रही है कि शायद टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको आगे ले जाए, रिव्यू पिटिशन हो सकता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो सकता है। इस पर भी शायद फैसला हुआ है अभी तो मुझे पता नहीं, कोर्ट का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं जी, और इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, ऐसा ही मुझे लगता है। दूसरा एक कोर्ट का फैसला आया था पोल्यूशन को लेकर, जिस पर आपका भी काफ़ी नज़र रहा है। अगर आप पोल्यूशन को देखेंगे, जो BS3 पर तो बैन है, जो गाड़ियाँ नहीं हैं, पर जो आगे के नॉर्म्स हैं, यूरो 6 की बात चल रही है, 2020 तक सरकार ने कहा है कि वो भी होगा। इस पर भी क्या आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए, 1 अप्रैल 2020 से हम यूरो 6 के नॉर्म्स जो हमारे पोल्यूशन के हैं वो मैंडेटरी कर रहे हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि उस समय हम लोग वो फ्यूल उपलब्ध करा के देंगे। देखिए, पोल्यूशन ही हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या है। स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG ये फ्यूल लाए जो इंडिजिनस हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और पोल्यूशन फ्री हो। अभी हमने ये भी निर्णय किया, LNG एज ए फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल, उसको मान्यता दी है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव है और क्लीन फ्यूल है। अभी हम लोग गंगा में 40 रिवर पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ LNG बंकर बना रहे हैं। हमने पेट्रोनेट करके जो कंपनी उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है, हम शिपिंग में ड्यूल इंजन लाना चाहते हैं ताकि हम लोग LNG का फ्यूल का उपयोग करें। देखिए, मुझे लगता है धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स में हमको पोल्यूशन की गंभीर समस्या का निश्चित रूप से समाधान ढूंढना होगा। पर अगर आप देखेंगे, अभी भी जो गाड़ियां सड़कों पर हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है। उस किस्म के ट्रक हैं जो रोज हर रात को दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, और फिर हम पूछते हैं कि एयर पोल्यूशन क्यों है। वो तो होगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि 15 साल के ऊपर के जो कमर्शियल ट्रक हैं, इसके कारण 68% पोल्यूशन होता है और इसलिए हम कमर्शियल व्हीकल और कार के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। अभी हमने सेक्रेटरी कमेटी के सामने उसका प्रेजेंटेशन रखा, उनने कुछ सुझाव दिए, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखा। अब हमारा PMO में प्रेजेंटेशन हम करेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारी पॉलिसी हम कैबिनेट के सामने, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए लाएंगे और उससे निश्चित रूप से पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा। हाँ, और ये भी सुनने में आया कि शायद अब जाके बॉन्ड्स रेज कर रहे हैं सिंगापुर और अन्य इलाकों में, जिसके जहां से पैसा आ सके। इसके लिए बॉन्ड्स नहीं रेज कर रहे हैं हमारे यहाँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा, ये पॉलिसी ऐसी है कि इसमें अगर हम स्क्रैपिंग करेंगे 15 साल के व्हीकल, तो इसके बाद राज्य सरकार और भारत सरकार का रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा, क्योंकि 22% इससे नई व्हीकल बाजार में आएंगे तो टैक्स बढ़ेगा। तो हमने ये सोचा है कि इसमें 4,000 करोड़ राज्य सरकार का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा और 6,000 करोड़ भारत सरकार का। ये मैकेंजी का रिपोर्ट है। तो हमने उसके आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया है कि पुरानी गाड़ी की एक कीमत होगी, राज्य सरकार के तरफ से कुछ कंसेशन होंगे, भारत सरकार से कुछ कंसेशन होंगे, और ये सर्टिफिकेट लेके जो नया ट्रक खरीदी करेगा उस कंपनी से कुछ कंसेशन होंगे। तो समझो एक 15 लाख का ट्रक है, तो उसमें अगर 5 लाख का कंसेशन है तो 10 लाख में उसको ट्रक मिलेगा। तो 10 लाख का ट्रक मिलने के बाद और कुछ बैंकों से इंटरेस्ट में मिल सकता है, कि ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो पोल्यूशन करने वाले जो ट्रक है वो रिप्लेस हो जाएंगे, जिसमें 68% पोल्यूशन कम होगा। मैं जो जा रहा हूँ सिंगापुर, वो हमारे मसाला बॉन्ड जो है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं लंदन मार्केट में और सिंगापुर में, और हमको करीब 68,000 करोड़ मसाला बॉन्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को हमको भारत सरकार ने अनुमति दी है। वो किस लिए? वो सड़कों बनाने, सड़क रोड के लिए, रोड के लिए। अभी हमने LIC से 7.6% से 8,000 करोड़ रुपए लिए हैं। आपका जो 40 किलोमीटर पर डे का जो लक्ष्य है वो अभी तक तो नहीं पूरा हो पाया है, पर 2-3 साल ही हुए हैं, काफी हद तक बढ़ा है पहले देखो, अभी कल ही 31 मार्च का आंकड़ा है, 23 किलोमीटर पर डे का पूरा हुआ है और लक्ष्य हमारा बड़ा था, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। पर इस साल हमने 16,800 किलोमीटर के नए रोड का हमने काम दे दिया है, ठेका दे दिया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, और 23 किलोमीटर ये भी आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
तो मुझे लगता है कि भी अगले साल हम निश्चित रूप में हमारा लक्ष्य पूरा करने तक जाएंगे और ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। कटकी जी, अगर एक दो अन्य चीज़ों पर भी अगर नज़र डालें, अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें, अब आप देखेंगे ये जो गौ रक्षक हैं, अभी आपने राजस्थान में देखा था, लोग सड़क पे जा रहे हैं, कोई उनको रोक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उनकी जान गई है। तो इससे क्या अब ये क्या मामला कैबिनेट में उठा है, सरकार इसको किस नज़रिए से देख रही है? इसको कैबिनेट में उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने कानून हाथ में लेकर ऐसा काम किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर हुआ है और हमारी सरकार ऐसा कानून हाथ में लेने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगी। कानून में जो लोग हाथ में लेते हैं, आप उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एक तो आप देखिए शिवसेना के जो गायकवाड़ जी हैं, उन्होंने एक एयर इंडिया के आदमी को पीट दिया चप्पलों के साथ। वो आप ही के एक मंत्री में आज एक तरह से हमला हुआ पार्लियामेंट के अंदर। हमला नहीं हुआ, वो उनके पास आ गए, थ्रेटनिंग मुझे बिहेवियर लगता हुआ। है देखो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सभी से बातचीत करके इसमें सुलह करके निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा और ऐसी घटना टालने की हमारी कोशिश होगी। पर अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से ये माहौल फैल रहा है कि लोग समझते हैं कि कानून हम अपने हाथ में ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको शिकायत हो, आपको नहीं अच्छा लगे कि कोई कुछ कर रहा है या गलत कर रहा है, पर लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, ऐसी घटनाएं होती रहती है। सरकार का काम ऐसा है कि कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी राज्य सरकार पर, भारत सरकार पर है। और अगर ऐसी कोई अगर कानून किसी ने हाथ में लिया तो कानून के प्रोविजन के आधार पर निश्चित रूप में उसमें उचित कार्रवाई होगी। आपसे बात करने का मौका नहीं मिला है। जब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसके बाद भाजपा जीती है, तो सरकार में अब 2019 को देखकर क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि वही? पहली बात तो ऐसी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विकास के राजनीति ने जाति के राजनीति के ऊपर मात की है और जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, रिलीजन सबसे ऊपर उठकर लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वोटिंग किया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, उत्तर प्रदेश में अच्छे रोड कैसे बने, 24 घंटे बिजली कैसे मिले, इंडस्ट्री में और पर्यटन में नई इन्वेस्टमेंट कैसी आए, उसके कारण युवाओं को रोजगार कैसे मिले और उत्तर प्रदेश समृद्ध और संपन्न राज्य कैसे बने, इस भाव से लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी को चुनकर दिया है। और मेरा विश्वास है कि इस दिशा में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में, जातिवाद की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। और जाहिर है कि अगर आप कभी बात करते हैं या मोदी जी बात करते हैं तो आप यही सबका साथ, सबका विकास की राजनीति की बात करते हैं। पर जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया तो कुछ लोगों के मन में यही आशंका हुई कि अब अभी तक वही टॉप प्रायोरिटी है कि अब हिंदू राष्ट्र के बारे में सरकार सोच रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ विशेष मीडिया के लोग ये हमको एंटी माइनॉरिटी, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा करके पेंट करना चाहते हैं और इसलिए उनका एजेंडा तय हुआ है। आप योगी जी ऐसे प्रोग्रेसिव नेता हैं कि जो जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे और उनके क्षेत्र में उन्होंने लोगों का प्रबोधन करके व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं, उसके गुणों से बड़ा, इस भूमिका को रखकर उन्होंने अच्छा काम किया है। पर भगवे कपड़े पहने हुए योगी की इमेज, ये एंटी माइनॉरिटी, उनके कुछ बयान भी ऐसे हैं जिनसे लोगों के मन में, बयान तो ऐसा होता है कि तोड़ मरोड़ वो एक को मारेंगे, हम 10 को मारेंगे, इस किस्म के कुछ बयान आए हैं। एक बयान जो होता है ना, उसके पहले 10 वाक्य निकाल देते, पिछले के 10 वाक्य निकाल कर एक वाक्य दिखाते। मैं देखो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व, हिंदू ये प्रगतिशील भी है और टॉलरेंस जो है हमारी संस्कृति है, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता। और इतिहास के 5000 सालों में ये बात सिद्ध हुई है कि हमने कभी किसी के पूजा स्थानों को नहीं तोड़ा, कभी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार नहीं किए। पर एक बात जरूर है कि सेक्युलर शब्द का अर्थ होता है पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता शब्द कहीं नहीं है। सच्चाई ये है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। दुर्भाग्यवश वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति करना और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण करना, इसका नाम सेक्युलरवाद रखा गया है। ये गलत है और वो लोग बार बार जानबूझकर हमको पेंट करने के लिए, योगी जी को, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। पर मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ,
सबका साथ सबका विश्वास, यही है। और सबके साथ समान न्याय होगा। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर सामाजिक और आर्थिक शोषण नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समता के साथ सबको न्याय मिलेगा और सबको विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यही नरेंद्र मोदी जी की भविष्य की सोच है और इसी के ऊपर हमारी सरकार दिल्ली में भी काम करेगी और उत्तर प्रदेश में भी काम करेगी। गडकरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछें। आज ये जो फैसला आया है कि शायद हो सकता है कि आडवाणी जी और आपके जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, मुरली मनोहर जोशी, शायद अयोध्या के मामले में फिर से प्रोसिक्यूशन हो सके, वो केस आगे बढ़ सके, इस पर आपका क्या विचार होगा? नहीं, पहली बात तो इसे आज तो मुझे पता नहीं क्या फैसला आएगा। कानून के सामने जो पक्ष रखना है वो हमारी पार्टी, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आडवाणी जी है, जोशी जी और बाकी भी हमारे नेता हैं, इनका उस घटना से तो कोई डायरेक्ट संबंध लगता नहीं। वो एक बड़ा मॉब इकट्ठा हुआ था, फिर भी जो भी कोर्ट का निर्णय है उसमें कानूनी प्रक्रिया से हम निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ हम आडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ खड़े रहेंगे और मुझे विश्वास है कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।